सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश। जयपुर में दो कॉलेज हैं, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस हिंदी मीडियम का कॉलेज है और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है। मैं उन दोनों के साथ जुड़ा हुआ हूं, उन्हीं का डायरेक्टर हूं। और परिष्कार कॉलेज की एक खास पहल है जो आपके काम की है, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो, अभी क्या हुआ, कोरोना की वजह से हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुछ परीक्षाएं अभी बाकी हैं, अभी हुई नहीं है। कुछ तो आप दे चुके, लेकिन कुछ परीक्षाएं बाकी हैं। और वे बाकी कौन कौन सी हैं? और निश्चित रूप से कुछ, ये जो कोरोना लॉकडाउन है खत्म होने वाला है, और खत्म होने के बाद में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं वे होंगी और आप उनकी अभी तैयारी कीजिए। आप तैयारी करेंगे इन्हीं दिनों तो निश्चित रूप से काफी समय मिल गया है और अभी और समय है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इन खासतौर से इन पेपर्स में। देखो कौन कौन सी परीक्षाएं बाकी हैं आपकी। अभी जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, +2 के 12वीं के, उनकी बात है, उनका गणित का बहुत महत्वपूर्ण विषय का पेपर बाकी है। अभी मैथमेटिक्स का पेपर बाकी है। और जो आर्ट्स वर्ग के बच्चे, उनका भूगोल जो बहुत ही पॉपुलर कॉमन सब्जेक्ट है, और जो आर्ट्स वाले बच्चे फिर आगे के बीए में भी इस सब्जेक्ट को लेते हैं, तो भूगोल बाकी है। और उनका हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, ये दोनों भी बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, और हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर ये भी आपको बाकी है। तो देखिए, आपकी गणित बाकी है, भूगोल बाकी है, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर बाकी है। हमने ये कोशिश की है कि हम आपको इनके बारे में कुछ अलग से कुछ लेक्चर्स तैयार करें, और वो तैयार कर लिए, हमारे परिष्कार कॉलेज की फैकल्टी ने तैयार किए हैं और आप तक वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस ये हमारा पहला कॉलेज है मित्रों, और ये हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं। ये शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर में है, और इसमें जो कोर्सेज चलते हैं वो कोर्सेज चलते हैं बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमकॉम और एमएससी, सभी सब्जेक्ट्स में एमएससी, ये कोर्सेज हमारे चलते हैं। लेकिन खास जो इस कॉलेज की खूबी है वो ये है कि यहां कॉम्पिटिशन्स की फ्री तैयारी होती है, और ये पिछले 12 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। 12 वर्ष से कॉलेज कॉम्पिटिशन्स की फ्री तैयारी कर रहा है। और तैयारी किस किस की? आईएएस की, आरएस की, एसएससी, एनडीए, बैंक, एलडीसी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, पटवार, कांस्टेबल, इनकी तैयारी होती है। और ये तैयारी रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास चलती है फ्री, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, इसी प्रकार से जनरल स्टडीज, इन अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है। और ये सब कहीं न कहीं सब परीक्षाओं में काम में आते हैं। मित्रों, जो दूसरा कॉलेज है वह है परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज। ये जो इंटरनेशनल कॉलेज है मित्रों, ये इंग्लिश मीडियम का है, और ये विजय पथ मानसरोवर में ही, इसी कॉलेज से, हिंदी मीडियम के कॉलेज से 1.5 किलोमीटर दूर विजय पथ पर मानसरोवर जयपुर में ये दूसरा कॉलेज है। बस इसमें केवल 3 कोर्सेज चलते हैं इंग्लिश मीडियम के, या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, और इसलिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं। तो इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम ये तो कराते हैं सब, दोनों कॉलेजेस राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम कंपटीशन की वही फ्री तैयारी कराते हैं। और ये तैयारी भी आईएएस, आरएस, एसएससी, एनडीए, बैंक, ये सब के सारे कंपटीशन हिंदी मीडियम वालों को भी तैयारी कराते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को भी तैयारी कराते हैं। और इसीलिए हमारे इन पदों पर हमारे खूब सिलेक्शंस होते हैं। हमने इस कॉलेज ने सोचा, क्योंकि हमारे पास में स्टूडियो है और हमारे पास ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो इन सारी सुविधाओं की वजह से हमने सोचा कि आप काफी गैप हो गया है पढ़े हुए। आपने सोचिए कि जनवरी फरवरी में आपने पढ़ा होगा, और अब ये अप्रैल समाप्त हो रहा है, मई में जाकर के, और आपके पता नहीं मई में या जून में एग्जाम होगा, बीच में काफी गैप होगा, बहुत सा पढ़ा हुआ धुल गया होगा। इसलिए आपके उस पढ़ाई को रिफ्रेश करने के लिए हमने देखो फिर से इन सब्जेक्ट्स पर
आपके लेक्चर तैयार किए हैं और वो लेक्चर्स आपके पास हैं। साइंस वाले बच्चे गणित को पढ़ सकते हैं, गणित इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और गणित में बिल्कुल बहुत ही शानदार लेक्चर्स अंकिता जी के द्वारा तैयार किए गए। इसी प्रकार से भूगोल और हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, इन पे भी ये कला वर्ग के बच्चों के लिए हमने तैयार किए। मित्रों देखो, हमारी गणित के लिए अंकिता शर्मा, और इन्होंने गणित का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है और हमने ये कोशिश की है कि जो परीक्षा आपके आने वाली है वो प्रश्न आपके इस मॉडल प्रश्न पत्र में मिल जाएं। और इसलिए जो बच्चा इस मॉडल प्रश्न पत्र से गुजरेगा निश्चित रूप से अपने उस पेपर में बहुत अच्छा कर पाएगा, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर पाएगा। इसलिए आप इस मॉडल प्रश्न पत्र से गुजरिए, हमारे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। इसी तरह से कला वर्ग के लिए जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो इंग्लिश में रितु चौधरी जी ने तैयार किए हैं और वो पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन, कैसे पोइट्री को समझ करके कैसे समझना, उस पर प्रश्न आते हैं। इसलिए पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन उस डिफिकल्ट टॉपिक को भी रितु जी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है वो आपको मदद करेगी। ऐसे ही कला वर्ग में भूगोल के लिए डॉक्टर मनोज कुमार सैनी, मनोज कुमार सैनी जी ने ये भूगोल के बहुत अच्छे टीचर हैं और इन्होंने भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र हल किया है। खासतौर से पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते रहे हैं उनको ध्यान में रख करके मॉडल प्रश्न पत्र इसका भी प्रस्तुत किया है। और कला वर्ग के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर किरण शर्मा ने उन्होंने आधुनिक काल के 2 लेक्चर तैयार किए। आधुनिक काल आपके पाठ्यक्रम में है हिंदी ऑप्शनल के बच्चों के लिए, और उन्होंने 2 तैयार किए। और एक खुद मेरा भी एक लेक्चर है जो गुण, दोष, अलंकार और छंद पर है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। ये चारों बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और आप अगर मेरे लेक्चर को पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। तो मित्रों, हमें चाहते हैं कि आप इन लेक्चर्स को बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे काफी कुछ समझ में आ जाएगा, 50, 60, 70% समझ में आएगा। दोबारा पढ़ेंगे 90-95% आ जाएगा। तीसरी बार पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अपने साथियों को शेयर करें, आप न कुल खुद के लिए बल्कि अपने और दोस्तों को भी आप शेयर करें, उनको बताएं कि वो इन लेक्चर्स को देखें। और अगर कोई कठिनाई होती है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है इसको लेकर के, तो प्लीज ये हमारे फोन नंबर है, आप इन फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपको संबंधित टीचर से इसका स्पष्टीकरण करवा सकते हैं। या आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस के आधार पर फिर से हम लोग कोई वीडियो तैयार करके और आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस हमारी इच्छा है आपके रिजल्ट अच्छे हो मित्रों, और हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। हम होंगे कामयाब, बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेंगे और कामयाब होंगे। आप इनको देखिए। बहुत मंगल कामनाएं प्यारे बच्चों। नमस्कार, परिष्कार वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकिता शर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम परिष्कार कॉलेज। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पिछली वीडियो के अंदर मॉडल टेस्ट पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 12th क्लास हम 15 तक कर चुके थे। आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे कि और आगे वाले क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x बराबर π/3 को हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि y² x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस xz माइनस x माइनस z बराबर 0। मतलब इसमें और वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह से होगा। यहाँ पे आपने देखा है कि आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x दिया हुआ है और जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बराबर आनी चाहिए, π/3 के इक्वल आनी चाहिए। वही फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x बराबर π/3 सॉल्व करना है। हम इसको इधर से लेकर चलते हैं इसे। तो sin इनवर्स x को क्या ले सकते हैं हम, π/2 माइनस cos इनवर्स x ले सकते हैं। sin इनवर्स 2x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स 2x लिख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमें π/2 प्लस π/2 दोनों का एडिशन हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 2x। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो ये हो जाएगा पाई और ये मिलेगा माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होगा कि cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और इस पाई को आप π/3 के
इस तरफ लेकर जाएंगे, या फिर आप पाई बाय 3 को इस तरफ उठा के लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x दूसरी तरफ जब लेकर जाएंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आपको क्या मिला, कॉस इनवर्स x इंटू 2x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जो है बेसिकली जो मिलता है आपको कॉस इनवर्स का, वो कॉस के जो नॉर्मल फॉर्मूला है कि कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी क्या होता था इसका फॉर्मूला, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, इस पे बेस्ड होता है ये फॉर्मूला। और जैसे कि आप कॉस a को मान लीजिए x, इसको मान लिया आपने y, और यहाँ से जब x और y ये है तो ये मिल जाएगा आपको रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसी से तो इन्हीं के आधार पे ये इस तरह का फॉर्मूला जनरेट होता है। इसका प्रॉपर प्रॉपर इसका हल है, तो वो पूरा एक मेथड है। तो आप वहां से भी अगर कई बार आप इसको मिस कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा कहाँ पे कुछ मिलेगा ऐसे, तो आप इसे कंपैरिजन करके भी वहां पे आपको याद आ जाएगा। तो वैसे आपको फॉर्मूला पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो फॉर्मूला कुछ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसको अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद आपने क्या किया, जो नेक्स्ट स्टेप है आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 2 पाई बाय 3। 2x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, कॉस को आप इधर ले गए तो ये क्या मिला आपको, कॉस 2 पाई बाय 3। 2x स्क्वायर माइनस वो सेम एज इट इज चला, और कॉस 2 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो जब आप इसको पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3 और कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 3, तो माइनस कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस का 1/2। आपने इसको और सिंप्लीफाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर रूट वाली चीजें एक तरफ चली गई। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इस तरह से इसकी वैल्यूज आएंगी, और जब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x4 प्लस 1/4 प्लस 2x स्क्वायर, और इधर से ये चीज आएंगी। यहाँ से जो अल्टीमेटली इसको हल करने पर जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x4 माइनस 4x4 ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस 1/4 7x स्क्वायर बराबर 3/4, और यहाँ से आप x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी तरह से आप x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे कि प्लस माइनस रूट 3/28, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x बराबर प्लस माइनस 1/2 रूट ऑफ 3/7। अब यहां से देखेंगे आप कि आपके पास दो वैल्यू आई थी, एक्स स्क्वायर था इस वजह से प्लस माइनस मिला आपको, तो दो वैल्यू आई थी, एक तो था आपके पास माइनस के अंदर और दूसरी थी आपके पास पॉजिटिव। जब x की आपने नेगेटिव वैल्यू रखी तो आपको वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इसका मतलब जो आपके पास आंसर मिलेगा वो मिलेगा x बराबर 1/2 रूट ऑफ 3/7, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू पे वो सेटिस्फाइड हो रहा है समीकरण, ठीक है। अब और वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। दिया गया है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में है। अब जैसे आपको इन तीनों के लिए क्या बोला गया है कि तीनों समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में जब होते हैं तो किस तरह से होते हैं कि मान लीजिए a b c समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब ये है कि 2b बराबर a प्लस सी होगा, यानी कि b बराबर a प्लस सी अपॉन 2, इस तरह की इसकी समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है। तो इसीलिए 2 tan इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। और यहाँ भी वही फॉर्मूला की बात है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो क्या होता है आपका, जिस तरह से आपके पास tan इनवर्स a प्लस b का जो फॉर्मूला होगा वही क्या हो यहाँ पे अप्लाई होगा, देखिए। और यहाँ पे भी 2 tan इनवर्स y उसी तरह से। अब कंपैरिजन की बात करते हैं तो आप tan 2y वाली जो कंडीशन है यहाँ पे वो उससे कंपेयर कर सकते हैं, और इसको जो कंपेयर कर सकते हैं वो कर सकते हैं tan a प्लस b से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी माइनस प्लस की अगर मिस्टेक अगर लग रही है कहीं पे तो आप उसे कंपैरिजन द्वारा अगर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बाकी फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा। tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है आपने, ये tan 2 थीटा वाला उससे कंपैरिजन, और ये tan a प्लस बी वाले से कंपैरिजन। दोनों जो कंडीशन आई है आपने उन दोनों को सॉल्व किया है।
2y 1 माइनस एक्स जेड बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। और सिंप्लीफाई किया है तो 2y 1 माइनस एक्स जेड बराबर एक्स प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड, सबको उठा के आप एक तरफ ले आए तो बराबर में क्या आ गया 0, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का क्वेश्चन है, और सारणिक में क्या दिया गया है आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस 2c a b c b प्लस c प्लस 2a b c a c प्लस a प्लस 2b, और इसका जो मान है वो बराबर है आपका 2 ऑफ a प्लस b प्लस c के होल क्यूब के बराबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? LHS को हम लेकर चल रहे हैं यहाँ से, सेम जो है उसको प्रूव करने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है, और कॉलम कौन सा होगा, ये वाला होगा जो कॉलम होगा, इसको आप रिप्लेस कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के, सेकंड कॉलम के और थर्ड कॉलम के एडिशन से जो आपको कॉलम प्राप्त हो रहा है उससे आप इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसको ऐड कीजिए, प्लस 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 और प्लस प्लस। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। दूसरा कितना आएगा c प्लस बी प्लस सी प्लस 2a प्लस बी, यानी इसमें भी कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। थर्ड वाले में देखिए c प्लस a प्लस c प्लस a प्लस 2b। तो चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे जो जैसे ही आपने कॉलम फर्स्ट को रिप्लेस किया तो आपको क्या मिला, कॉलम फर्स्ट की जगह 2a प्लस 2b प्लस 2c, सेम 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c। सेकेंड कॉलम में कोई चेंज नहीं है और थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है। अब क्या किया हमने, जो फर्स्ट कॉलम के अंदर तीनों जो कॉमन थे 2a प्लस बी प्लस सी, उसको हम बाहर निकाल लिए। मैंने पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर अगर कॉमन निकाला जाएगा तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट में से कॉमन निकलेगा, यानी बाहर निकलेगा। जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है, सारणिक में आप कॉलम वाइज उसको या रो वाइज आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लिया। अब क्या किया आपने, जो सेकंड रो है उसको क्या किया आपने R2 माइनस R1 से रिप्लेस किया। R2 माइनस R1 का मतलब क्या है कि ये हो गई आपकी R2 और ये हो गई आपकी R1 और ये हो गई आपकी R3। R2 माइनस R1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखे 1 माइनस 1 0, b प्लस सी प्लस 2a में से a को माइनस करेंगे कितना मिलेगा b प्लस सी प्लस a, फिर क्या करेंगे b माइनस बी करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो मतलब जो सेकंड वाली रो है उसको आपको इस वाली रो से रिप्लेस करना है। तो और थर्ड वाली को भी कैसे करना है, R3 माइनस R1 करके। तो R3 माइनस R1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0, a माइनस a 0, c प्लस a प्लस 2b माइनस b मतलब c प्लस a प्लस b, ये मिलेगा। तो थर्ड को तो इससे रिप्लेस करना है और सेकंड रो को इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 1ab 0b प्लस c प्लस a 0 0 0 c प्लस a प्लस b। अब क्या करना है हमको, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहते तो हम पहले भी निकाल सकते थे, पर वो हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाता है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। अब 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जैसे हम हमेशा पहले भी कर चुके हैं उसी तरह से। सबसे पहले 1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी, ये दोनों 1 वाली रो छोड़ देंगे और कॉलम भी 1 वाला छोड़ देंगे, तो क्या बचा आपके पास b प्लस सी प्लस a 0 0 c प्लस a प्लस b, वही चीज है यहाँ पे। दूसरे में इस 0 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि हमने डिटर्मिनेंट के अंदर जो हमारा इजीली हमको सॉल्यूशन दे दे उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। तो कॉलम के अकॉर्डिंग जब हमने चेक किया तो पहले सबसे पहले हमने 1 के रेस्पेक्ट में देखा, अब हम 0 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो 0 के रेस्पेक्ट में ये वाला रो और ये वाला कॉलम इसको हम छोड़ रहे हैं, तो बचा क्या a b 0 c प्लस a प्लस b। थर्ड के अंदर भी क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे तो 0, ये वाला छूटेगा और ये वाला छूटेगा, तो यहां से क्या मिलेगा आपको a b प्लस सी प्लस a 0, वही चीज मिली है। मिड वाले 0 के आगे आपने माइनस का चिन्ह लिया है, बाकी यहाँ पे क्या लिया है प्लस का चिन्ह। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर हमको क्या मिलेगा 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। ये 0 वाली जो टर्म थी वो सारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो ये खत्म हो जाएंगी। अब जो हमारे पास फाइनल जो आएगा वो आएगा 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जो आएगा 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब।
ये हमारा आंसर और यही हमें प्रूव भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्रैमर नियम से हल कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रैमर नियम होता क्या है, और क्रैमर नियम जब आपको पता होगा तो आप उससे रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज आपको चाहिए वो आप यहाँ से निकालेंगे और उन वैल्यू को रूल्स के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप जो गिवन आपको कंडीशंस है, जो इक्वेशंस आपको दी गई है वो आप लिखेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 52, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। अब हम जानते हैं कि जो डेल्टा है वो किस तरह से निकालेंगे आप, x के कोफिशिएंट, फिर उसके बाद y के कोफिशिएंट, देन उसके बाद z के कोफिशिएंट, और इनकी वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, x का 2, y का 5, z का 7, x का 2, y का 1, z का -1। इसको सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग। 1 के रेस्पेक्ट में देखा 1, -5, -7, उसके बाद -1 ये वाला, -2, माइनस का 14, उसके बाद ये वाला 1 देखा, उसके बाद 2 माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिला माइनस का 12 प्लस 16 माइनस 8 बराबर माइनस का 4। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या किया आपने, फर्स्ट वाले कॉलम को आपने K1 K2 K3 से रिप्लेस किया है, और K1 K2 K3 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन की दूसरी साइड जो थी 9, 52 और 0, ठीक है। तो जब रिप्लेस किया तो अब आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो निकलेगी डेल्टा 1 वो क्या है आपके पास, वही सबसे पहले 9 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, 9 -5 -7, देन -1 -52 -0। अब फिर उसके बाद 1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में आपने देखा तो फिर आएगा आपका ये छूटेगा तो क्या बचा 52, 1 और 5 × 0। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का 108 प्लस 104 बराबर माइनस का 4। डेल 2 निकालेंगे तब क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम को K1 K2 K3 से रिप्लेस करेंगे, और K1 K2 K3 से रिप्लेस करने पर इस डेल 2 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह से, जब ये 1 की वैल्यू 52 -1 0 ये वाली, -9 ये वाली और ये वाली छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, -2 -1 और 7 × 2। उसके बाद आप देखेंगे 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छूटेगी, ये वाली लाइन और ये कॉलम छूटेगा, तो 1 0 -104। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 144 -156 बराबर माइनस का 12। डेल 3 निकालेंगे, डेल 3 में जो आपके थर्ड कॉलम है उसको आप रिप्लेस करेंगे K1 K2 K3 से। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम जैसे हमने पहले वैल्यूज निकाली वैसे ही निकालेंगे, 1 0 -52 माइनस का 1 0 -104 प्लस 9 2 -10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -20। अब क्रैमर रूल क्या है आपका वो देखें आप। क्रैमर रूल है आपका x/del1 बराबर y/del2 बराबर z/del3 बराबर 1/del। ये आपका क्रैमर रूल है, और इसको आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो del1 की वैल्यू क्या थी आपके पास -4, del2 की वैल्यू क्या थी आपके पास -12, del3 की वैल्यू क्या थी आपके पास -20, और del की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। x/-4 को 1/-4 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। y/-12 को 1/-4 के इक्वल रखेंगे तो वो कितनी आ रही है आपके पास 3 आ रही है। इसी तरह z की वैल्यू भी आपके पास क्या मिल जाएगी 5, यानी x y z की जो वैल्यू है वो आपकी है 135। किसके रूल के अकॉर्डिंग, क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फलन 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 10 का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। एक फंक्शन दिया गया है आपको और बोला गया है इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करें। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की जो कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है। तो देखिए जो दिया हुआ है फंक्शन उसको y के बराबर आप पुट करेंगे, और उसके बाद इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब आपने x के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो क्या मिला आपको dy/dx। ये कितना हो जाएगा
3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, इसका जब करेंगे तो 15 दूनी 30 एक्स 36, और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये कितना हो जाएगी 0। डिफरेंशियल कैसे करते हैं, अगर x की पावर n है तो d ऑफ x की पावर n, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n x n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू तो निकल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम चरम मान के लिए एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, या उससे पहले एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। जब हमने इसको 0 के बराबर पुट किया तो x की कुछ वैल्यू हमको मिलेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि 6 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि 6 तो क्या है, फिक्स है या नहीं है, तो किसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 0 के बराबर होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के आपने फैक्टराइजेशन करे, और फैक्टराइजेशन करने पर किस तरह से करते हैं, जोड़ने या घटाने पर तो 5x आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x यानी क्या मिल जाएगा बीच का, माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर देंगे तो फैक्टर करने पर x इसमें से क्या, इन दोनों में से क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो ये अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 3। अब इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर निकाले, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 2, यानी x के आपको यहाँ पे 2 मान मिल रहे हैं, x बराबर 3 और x बराबर 2। तो यहाँ देखेंगे x बराबर 3 और x बराबर 2। अब हमने जो एफ डबल डैश एक्स निकाला उसको देखते हैं एक बार। एफ डैश एक्स जो था हमारा, उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करने पर जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 12x माइनस 30। अब इसके अंदर जो हमने वैल्यू निकाली है x की वो रख के देखते हैं। x बराबर 3 पर तो इसकी क्या वैल्यू आती है, 12 इंटू 3 माइनस 30, 36 माइनस 30, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 6 इज ग्रेटर देन 0। जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फलन x बराबर 3 पर निम्नलिखित है। क्यों निम्नलिखित है, क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान x बराबर 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, इस वजह से इस पे निम्नलिखित है। तथा इसका मान y बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, आपने 3 वैल्यू पुट करी, जहां जहां पे x है वहां पे सब y के उसमें आपने वैल्यू पुट करी, और जो y का मान आएगा वो आएगा आपका 37। y का जो मान आएगा आपका 30, यानी ये कौन सा मान है आपका निम्नलिखित मान, और ये किस पे मिल रहा है आपको, x बराबर 3 पे। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि x बराबर 3 पे d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, इस वजह से ये निम्नलिखित मान होगा। x बराबर 2 पे हम चेक करते हैं। जब x बराबर 2 पे हमने चेक किया तो वो मिला हमको 24 माइनस 30, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -6, और -6 यानी नेगेटिव लेस देन 0। और जब आप d2 इस पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये उच्चिष्ट मान देगा। तो देखें आप, फलन x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, तथा इसका मान हम देखते हैं y के अंदर फिर से x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से आपको उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। जैसे आपने 2 रखा, फिर आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी कुछ इस तरह से आएंगी, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 10, और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास y बराबर 38, और ये जो मान है हमारा वो कौन सा मान है, हमारा उच्चिष्ट मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखें तो जो ये क्वेश्चन है वो भी हमारा डिफरेंशियल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसके अंदर त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। इसके पहले हम और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वह क्या है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f ऑफ x बराबर 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर वर्धमान अथवा असमान है। तो पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप मान लेते हैं कि जो गुब्बारे की त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और जो इसका आयतन होगा गुब्बारे का, क्योंकि गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, और गोलाकार वस्तु का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब। और जो नेक्स्ट जो है आपका समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर
क्यों? क्योंकि आपको दर निकालनी है और किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? टाइम के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो टाइम, जब वॉल्यूम का आपने टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो आपको क्या मिला? dv/dt 4/3 पाई r क्यूब का जब आपने अवकलन किया तो 3 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3r² dr/dt। यहाँ पे r क्या था आपका? त्रिज्या, और dr/dt क्या हो जाएगी? त्रिज्या में परिवर्तन की दर। दिया गया है कि dv/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे dv/dt की जगह आपने वैल्यू रखी ये वाली 4πr² dr/dt बराबर 900, और यहाँ से dr/dt का आप जब मान ज्ञात करेंगे वो कितना आ रहा है? 900/4πr²। r का मान, जब r का मान आप 15 सेंटीमीटर लेते हैं तब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी आपके पास? 900/4π × 225। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो त्रिज्या के अंदर परिवर्तन की दर होगी वो होगी आपकी 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। दिया गया है कि f(x) बराबर 10 - 6x - 2x², ये हमको फंक्शन दिया गया था और इसको हमें चेक करना है कि कौन से इंटरवल में ये वर्धमान होगा और कौन से इंटरवल में ह्रासमान होगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या मिला आपको? dy/dx f' बराबर -6 है और -4 है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्रांतिक बिंदु के लिए dy/dx को आपको किसके इक्वल रखना होगा? 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, और 0 के बराबर पुट करने पर आपको क्या मिल रहा है? -6 - 4x बराबर 0, और x का क्या मान आ जाएगा यहाँ से? -3/2, और ये क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ इस क्रिटिकल पॉइंट के देखते हैं हम कि क्या रहता है, पॉजिटिव की तरफ रहेगा या नेगेटिव की तरफ रहेगा। देखते हैं f(x) के वर्धमान होने के लिए अब हमें ये देखना है कि कोई फंक्शन कब वर्धमान होता है और कब ह्रासमान होता है। वर्धमान होने की कंडीशन ये है कि अगर आपका f'(x) ग्रेटर देन 0 है और आपका x इज ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो फंक्शन होगा वो वर्धमान होगा। तो देखें एक बार, f(x) के वर्धमान होने के लिए dy/dx बराबर f'(x) इज ग्रेटर देन 0। तो f'(x) की वैल्यू आपने निकाली थी -6 - 4x ग्रेटर देन 0। इसको और सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 2 3 + 2x इज ग्रेटर देन 0। माइनस का साइन है तो ये किसमें हो जाएगा? 3 + 2x इज लेस देन 0। यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? x इज लेस देन -3/2, और माइनस का 3/2 था क्या आपका? क्रिटिकल पॉइंट था, यानी x इज लेस देन -3/2। इसमें क्या होगा? अतः x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2। ये जो इंटरवल मिलेगा आपको, इस इंटरवल के अंदर क्या होगा? f(x) आपका वर्धमान होगा। अब देखते हैं, अतः f(x) के ह्रासमान होने के लिए क्या हो कि आपका जो f'(x) है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। वही f'(x) की वैल्यू रखी है आपने -6 - 4x इज लेस देन 0। अब क्या करेंगे आप? यहाँ से -2 कॉमन लिया आपने, -2 कॉमन लेते ही आपका क्या हो जाएगा? 3 + 2x इज ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3/2, यानी x -3/2 से ज्यादा वाला जो है वो, तो -3/2 से ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? -3/2 से इन्फिनिटी। तो जो x बिलोंग करेगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -3/2 इन्फिनिटी। यानी इस रेंज के अंदर, इस इंटरवल के अंदर तो f(x) आपका ह्रासमान होगा और इस इंटरवल के अंदर आपका f(x) वर्धमान होगा। इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ x/x+1 का होल स्क्वायर e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा है हमारा क्वेश्चन और के अंदर 2x dx/x² + 1x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो वो देखते हैं कि दिया गया है कि i बराबर x/x+1 का होल स्क्वायर e⁻x dx। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको कि आप क्या करेंगे, अगर इसके अंदर +1 -1 कर देते हैं, अगर आपने इसके अंदर +1 -1 किया तो यहाँ पे आपको एक फैक्टर्स हो जाएंगे, और फैक्टर किस तरह से हो जाएंगे? ये हो जाएगा x+1/x+1 का होल स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब x+1 से ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? 1/x+1, और वो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर e⁻x dx।
इसको और सॉल्व करते हैं तो आपको दिखता है आई बराबर 1/x प्लस 1 e की पावर x dx माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। अब हम खंडशः समाकलन करेंगे और खंडशः समाकलन का जो हमारा तरीका होता है वो क्या होता है, u डॉट v वाला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हम उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और वो क्या है आपके पास 1/x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx 1/x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। यानी कि जो पहला पद है फर्स्ट और सेकंड पद उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को करेंगे। और यहाँ पे जो मोस्टली हमारा जो रहता है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या चरघातांकी फंक्शन जो होगा वो उसको आप इंटीग्रेशन में लेंगे। तो यहाँ पे e की पावर x एक चरघातांकी फलन है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन किया और इसको बाहर निकाला। अब जिसको बाहर निकाला है उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन होगा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका फिर से इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन वापस सेम टू सेम e की पावर x dx मिलेगा, e की पावर x dx, इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा आपका, माइनस का 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx, ये एज इट इज है। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे 1/x प्लस 1 e की पावर x ये एज इट इज है। यहाँ पे जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस इधर से और एक माइनस इधर से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx इधर भी आ रहा है और इधर माइनस में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास जो आएगा यहाँ पे फाइनल आंसर वो होगा 1/x प्लस 1 e की पावर x प्लस c। अब इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। और वाला क्वेश्चन क्या दिया था आपको कि दिया गया है कि i बराबर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही चीज देखेंगे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप t के बराबर पुट करें और आपको इसका डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को t के बराबर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2x dx बराबर dt, और क्या 2x dx बराबर dt यहाँ पे है, हाँ है। तो इसको हम वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिला, i बराबर dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3। अब इस तरह से आपके पास फैक्टर्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है। और आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का तरीका क्या है कि आप इसको लेंगे 1/t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 को, आपको इसको जितने भी फैक्टर्स हैं आपके पास इसके फिक्स फॉर्मूलाज है कि किस तरह से कितने फैक्टर्स होते हैं और किस तरह अगर रिपीटेड फैक्टर्स हैं उनके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्यूब के अंदर है तो उनके लिए फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा, स्क्वायर में तो किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा, फैक्टर्स कैसे करने हैं उनके बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं, तो आप प्लीज उनको एक बार जरूर पढ़ें। 1/t प्लस 1 t प्लस 3 बराबर a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 3। आपने इसके फैक्टर कर लिए। अब क्या करना है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर ये तो मिला आपको a इंटू टी प्लस 3 प्लस बी टी प्लस 1, ये इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो किसके बराबर रहेंगे, ये 1 बराबर a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब b 0 हो जाए तभी कर सकते हैं। और b कब 0 होगा, जब t का मान हम किसके बराबर लेते हैं, अगर हम t बराबर -1 रख दें तो a मिल जाएगा हमें। तो t बराबर -1 रखते हैं, b क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 1 बराबर a -1 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस b -1 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 2 1, और यहां से आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2। दूसरा देखेंगे सेम उसी तरह से। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कैसे करेंगे आप यहाँ पे t बराबर -3, क्योंकि a को क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में 0 करना पड़ेगा। तो b बराबर माइनस का 1/2। अब यहां से आप देखेंगे आपने a की जो मेन आपका था, आपने 1/t प्लस 1 t प्लस 3 को किसके बराबर पुट किया था, a/t प्लस 1 b प्लस b/t प्लस 3। वहां पे आपको a की वैल्यू रखनी है और आपको b की वैल्यू रखनी है। जब आपने a की वैल्यू और b की वैल्यू रखी तो वो क्या थी आपके पास 1/2 t प्लस 1 माइनस का 1/2 t प्लस 3 dt। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब आपने इसको सॉल्व किया ये किसके बराबर आ जाएगा, t प्लस 1 को मान लीजिए u रख लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा dt बराबर du। और जो कंडीशन आएगी वो कैसी आएगी आपके पास 1/u du। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, log u वाला। तो वही चीज है यहाँ पे कि 1/2 1/t प्लस 1 dt, इसको क्या लिखेंगे हाफ log t प्लस 1। इसी तरह से माइनस log t प्लस 3 प्लस c। इसी तरह से ये आपका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि log में थे दोनों तो और माइनस था बीच में, तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। log t प्लस हाफ log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 प्लस c।
टी की वैल्यू रख दीजिए, आई बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, दोनों की वैल्यू क्या है आपकी ग्रेटर देन 0 है। इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 से परिबद्ध व x अक्ष के से ऊपर की स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर पुस्तिका में चित्र भी बनाइए। ध्यान से देखिए, आपको एक दीर्घवृत्त दिया गया है और आपको ये कहा गया है कि इससे परिबद्ध और x अक्ष के ऊपर वाले जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब परिबद्ध क्षेत्र हम देखते हैं कि परिबद्ध क्षेत्र कौन कौन सा है, कि परिबद्ध क्षेत्र ए बी ए डैश है। तो ए बी ए डैश कौन सा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए डैश हो गया और ये परिबद्ध क्षेत्र ये वाला है, क्योंकि उसने क्या कहा था एक्स अक्ष के ऊपर वाला और दीर्घवृत्त से परिबद्ध। परिबद्ध क्षेत्र वाई अक्ष के प्रति सममित है। देखिए आप वाई अक्ष के प्रति सममित है परिबद्ध क्षेत्र। तो हमको किसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ए बी ए डैश ओ। एरिया किसका फाइंड है, ए बी ए डैश ओ। इसका एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 एरिया ऑफ ए बी ओ ए बी ओ ए। बेसिकली हमको एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये कंप्लीट। और ये कंप्लीट एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम ये वाई अक्ष के प्रति सममित है तो इस वाले एरिया का हम क्या निकाल लेते हैं, इस वाले रीजन का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका डबल कर देते हैं तो ये कंप्लीट मिल जाएगा हमको। यही चीज हम करेंगे। तो 2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी ओ ए। अब देखिए वाई अक्ष के प्रति सममित था तो 2 ऑफ 0 से 2 वाई dx, 0 से 2, यहां पे देखिए लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 वाई dx। अब यहां से देखेंगे y की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे आप, यहां से जो दीर्घवृत्त का समीकरण हमको दिया गया है वहां से हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 था, यहां से वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 किया, वाई स्क्वायर बराबर 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 किया। यहां से हमने y की वैल्यू निकाली रूट ऑफ 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 9 को कॉमन ले लिया हमने और जो हमको मिला है वो मिला है y बराबर 3/2 4 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हमको मिली है। y की जगह इस वैल्यू को पुट करें कि 0 से 2 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए y को भी x के पदों में आपको ज्ञात करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करिए आपने, आपको क्या मिला, यहां से देखें 3/2 को आप बाहर निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर रहेगा और ये जो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इस तरह की टर्म है ये, और इस तरह की टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। वो क्या फॉर्मूला होता है कि सिंस रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। 3 इंटू 0 से 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 3 जो कि बाहर था पहले से ही, ब्रैकेट x/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 0 से 2। लिमिट को अप्लाई करते हैं तो जहां पे पहले अपर लिमिट देन उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट x जहां जहां पे x है वहां पे 2 को अप्लाई करें तो 2/2 रूट ऑफ 4 माइनस 4 माइनस 0/2 रूट ऑफ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। लोअर लिमिट है वहां पे। अब यहां देखें 3, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0। वहां से अब साइन इनवर्स 1 यानी कि 1 की वैल्यू 1 कहाँ मिलेगा आपको, कौन से पॉइंट पे आपको 1 मिलेगा, π/2 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू π/2, यानी साइन अगर 1 की जगह मैं साइन π/2 लिखूं तो 1 साइन π/2 के इक्वल होता है, तो मैं लिख सकती हूँ, और साइन इनवर्स साइन पे अप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको π/2। तो जो अल्टीमेटली जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 3π। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर है।
23rd नंबर का क्वेश्चन है आपका, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, रेखा y बराबर x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उत्तर पुस्तिका में चित्र बनाइए। दिया गया है कि y बराबर, जो भी दिया गया है उसको आप लिखेंगे पहले, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x बराबर 0, x बराबर 3, ये आपको दी गई चीजें हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक परवलय का समीकरण है, तो परवलय और रेखा ये है, उससे परिबद्ध क्षेत्र आपको देखना है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2। यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना मिलेगा, यहां से आप इसका शीर्ष निकालेंगे तो x का मान अगर आप 0 रखते हैं तो y कितना मिलेगा आपको 2, तो अतः शीर्ष कितना हो जाएगा इस परवलय का 0 और 2। देखें यहाँ पे 0 और 2। अभिष्ट परिबद्ध क्षेत्रफल PQROP है। अब P कहाँ है आपका, ये P है आपका, Q ये रहा आपका, R ये रहा आपका, O और P, यानी ये वाला रीजन है आपका। ठीक है, इस रीजन को कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ PQROP, एरिया ऑफ PQROP बराबर होगा किसके, 0 से 3y dx, 0 से 3y dx माइनस होगा किसमें से, 0 से 3y dx। ठीक है, अब ये कौन सा रीजन किसमें से माइनस होगा, तब जाके आपको ये रीजन मिलेगा, वो देखते हैं एक बार। परवलय से, अब परवलय वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है परवलय, ये भी 0 से 3 है, और दूसरा कौन सा है, रेखा वाला पार्ट है, ये भी कौन सा है, 0 से 3। इस वाले पार्ट में से अगर ये वाला पार्ट अगर आप लेस कर देते हैं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको अभिष्ट। तो वही चीज है, y का मान क्या है, परवलय से रखेंगे तो वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, x के पदों में। उसी तरह से रेखा से देखेंगे तो वो कितना आएगा, x ds। अब कुछ भी नहीं है, आप उसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना आएगा, x³ प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2x, इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 3, और वहां पे भी सेम एज इट इज माइनस का x²/2 0 से 3, लिमिट अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 27/3 माइनस 0/3 प्लस 6 माइनस 0 माइनस 9/2 माइनस 0/2। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा हमारा वो आएगा हमारा सिंप्लीफाई करने पर 21/2, और यही हमारा एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। यदि दो इकाई सदिशों a कैप तथा b कैप के मध्य कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए sin θ/2 बराबर 1/mod ऑफ a कैप माइनस b कैप। ये फिर से हमारा वेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है, और वही चीज आपको वेक्टर के सारे फॉर्मूला इसमें पता होने चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि अदिश त्रिगुणनफल ब्रैकेट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ब्रैकेट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर ब्रैकेट c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर होगा आपका ब्रैकेट a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का स्क्वायर के। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले मोड ऑफ a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर लिया। आप किस तरह से ऑपरेट करेंगे इसको, a कैप माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस b कैप लिख सकते हैं इसको इस तरह से। जब आप इनका गुणनफल करेंगे, कैसा गुणनफल कर रहे हैं आप, अदिश गुणनफल करें तो a कैप डॉट a कैप माइनस a कैप डॉट b कैप माइनस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप डॉट a कैप, ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ a स्क्वायर के। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2a कैप डॉट b कैप के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोड ऑफ का b कैप का स्क्वायर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर से क्या हो जाएगा आपका, इसका मान 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2.1.1 cos थीटा, और इसका कितना हो जाएगा 1। यूनिट वेक्टर बोला गया है पहले से ही, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1, बस इसमें वैल्यू पुट करिए। अब यहाँ पे क्या किया है, 2 माइनस 2 cos थीटा, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 को कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ से आपको क्या मिला है, इसको जब आपने फॉर्मूला लगाया, क्योंकि जब मैं एक बार पहले भी मैंने बताया था कि जब भी आपके पास 1 माइनस cos थीटा हो तो आपको cos 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लेना है, माइनस के साथ हमेशा sin थीटा वाला फॉर्मूला आएगा, तो वो होगा आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2, ये वाला फॉर्मूला। और अगर इसकी माइनस की जगह प्लस होता तो आप कौन सा लेते, 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1, वो वाला फॉर्मूला लेते। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा, दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2 sin स्क्वायर θ/2। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मोड ऑफ a कैप माइनस b कैप के होल स्क्वायर की 4 sin स्क्वायर θ/2।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप की चाहिए थी, और किसकी टर्म में चाहिए थी, साइन थीटा बाय 2 की टर्म में चाहिए थी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया है। देखें यहाँ पे, अब मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का क्या करेंगे, आप रूट ले लेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने रूट लिया तो क्या मिला आपको 2 साइन थीटा बाय 2, और साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। अब इसके और वाले पार्ट को देखते हैं। और वाला पार्ट क्या है आपके पास, आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसको लिखा, और लिखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अदिश त्रिगुणनफल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, जैसे आपके पास 3 सदिश है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये हो गया आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस तरह से इसको ओपन करते हैं, या फिर आप इसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से ओपन किया है। अब मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर मान ली, हमने डी वेक्टर के बराबर मान ली। और डी वेक्टर क्या लिखेंगे, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये तो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खोल लिया इसको। अब ये हो जाएगा हमारा डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको जब ओपन किया तो वो मिलेगा हमको डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये ओपन करने का तरीका है हमारा कि जो दूर वाला एलिमेंट है वो पहले पास आएगा, और जो पास वाला एलिमेंट है वो पहले, जैसे कि हम पीछे की बात करते हैं कि जैसे डी वेक्टर था यहाँ पे, तो डी वेक्टर के साथ पहले आएगा सी वेक्टर, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और फिर आएगा हमारे पास बी वेक्टर। उसके बाद दूसरे माइनस होगा, और फिर क्या होगा, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आएगा हमारा सी वेक्टर। इसको ओपन करने का तरीका है, यानी सदिश त्रिगुणनफल को। तो इसको हमने ओपन किया इस तरह से। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे डी वेक्टर की वैल्यू क्या थी आपके पास, क्या थी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बस वही देखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी पहले बताया था आपको कि ए वेक्टर बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के। तो वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और बी वेक्टर सेम उसी तरह से यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से तो क्या मिल जाएगा आपको, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हमने वही फॉर्मूला देखा है आपको जो बताया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब यहां से देखेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये कैसे हुआ, जब सेम वेक्टर रिपीट हो रहे हैं अदिश त्रिगुणनफल में तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो 0 के बराबर हो गया, तो बचा कौन सा वाला पार्ट, इससे मल्टीप्लाई होके ये वाला पार्ट बचेगा, तो वही पार्ट यहाँ पे लिखा है। अब ये हो गया आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, अदिश त्रिगुणनफल बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब फिर से इसको, इसमें जो अदिश त्रिगुणनफल होता है उसके अंदर आप आगे पीछे कर सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अदिश त्रिगुणनफल ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक फर्नीचर निर्माता 2 उत्पाद कुर्सी तथा टेबल बनाता है। ये उत्पाद 2 यंत्रों ए तथा बी पर बनाए जाते हैं। एक कुर्सी को बनाने में यंत्र ए पर 2 घंटे तथा यंत्र बी पर 6 घंटे लगते हैं। एक टेबल को बनाने में यंत्र ए पर 4 घंटे तथा यंत्र पर बी पर 2 घंटे लगते हैं। यंत्रों ए तथा बी पर क्रमशः 16 घंटे तथा 30 घंटे प्रतिदिन समय उपलब्ध है। निर्माता को एक कुर्सी तथा एक टेबल से प्राप्त लाभ क्रमशः ₹3 व ₹5 है। निर्माता को अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक उत्पाद का दैनिक उत्पादन कितना करना चाहिए। एक समस्या दी गई है और साथ ही उस समस्या से संबंधित जितने भी आपको जरूरी चीजें हैं वो सारी भी प्रोवाइड कराई गई है। बस यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा क्या होना चाहिए, अधिकतम ही होना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग आप इस समस्या का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखते हैं, देखिए यंत्र ए कुर्सी के लिए कितना चाहिए, उसके ऊपर 2 घंटे, यंत्र पर कितना चाहिए, बी पर कितना चाहिए होगा 6 घंटे, और उस पर लाभ कितना है ₹3। ठीक है, दूसरे टेबल की बात करते हैं। यंत्र ए पर कितने घंटे मिलते हैं, उसे 4 घंटे, और यंत्र बी पर कितने मिलते हैं, टेबल बनाने के लिए 2 घंटे, और लाभ कितना होता है उसपे ₹5। उपलब्धता कितनी है उसमें 16 घंटे मैक्सिमम, और इस यंत्र बी पर कितनी उपलब्धता है 30 घंटे। ठीक है, ये इस तरह से हमको चीजें प्रोवाइड कराई गई है।
अब माना कि कुर्सी की संख्या कितनी मान ली हमने x और टेबल की संख्या कितनी मान ली y, तो अधिकतम कितना हो जाएगा 3x प्लस 5y, यानी कुर्सी की संख्या तो कितनी है x और टेबल की संख्या कितनी है y, ठीक है। और अधिकतम लाभ कितना है उसके ऊपर 3 रुपया, एक कुर्सी पे कितना है 3, तो x कुर्सी पे कितना हो जाएगा 3x और 5 के एक टेबल पे है तो y पे कितना हो जाएगा 5y। तो ये हो गया आपकी अधिकतम, जेड करें यहाँ उद्देश्य जो क्या हो गया इसका अधिकतम लाभ बराबर 3x प्लस 5y। इसी प्रकार 2x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 16 यंत्र A। क्या बात थी हमारे पास, ये थी कि जो कुर्सी है उसके लिए 2 घंटे हैं, कौन से वाले यंत्र पर, A यंत्र पे, और जो टेबल है उसके लिए कितने घंटे हैं 4 घंटे हैं, कौन से वाले यंत्र पर A। और ये जो यंत्र A है वो मैक्सिमम कितने प्रोवाइड करा सकता है घंटे, 16 घंटे प्रोवाइड करा सकता है। तो 2x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। उसी तरह B की बात करें, जो B यंत्र है आपका वो क्या करेगा कि 6 घंटे लेता है वो कुर्सी के लिए और 2 घंटे देगा वो टेबल के लिए, और वो अधिकतम कितने घंटे दे सकता है 30 घंटे दे सकता है यंत्र B। तो इस तरह से हमारी ये समस्या का एक फॉर्मेशन होता है। 2x प्लस 4y बराबर 16, 6x प्लस 2y बराबर 30, दोनों इक्वेशन के रूप में रखा आपने। यहाँ पे आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो 4y बराबर, y का मान कितना हो जाएगा 16 माइनस 2x अपॉन 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा दूसरी इक्वेशन से y बराबर 30 माइनस 6x अपॉन 2। समीकरण 3 तथा 4 से आप क्या करेंगे, इनके कॉमन पॉइंट निकालेंगे, यानी कि आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ से आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को इक्वल किया, और इक्वल करने पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 16 माइनस 2x बराबर 2 इंटू 30 माइनस 6x, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 2x बराबर 60 माइनस 12x, माइनस 2x प्लस 12x बराबर 60 माइनस 16, और यहाँ से 10x बराबर 44, यानी x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 22/5। इस वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन के दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे वहां पे, तो कितना मिलेगा आपको, y बराबर 16 माइनस 2 इंटू 22/5 अपॉन 4, और y बराबर 16 माइनस 44/5 अपॉन 4, y बराबर 80 माइनस 44 अपॉन 20, y बराबर 36/20 बराबर 9/5। तो जो दोनों रेखाएं जो आपको मिली हैं, तो दोनों रेखाओं से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 22/5 और 9/5। ये क्यों निकाला था 22/5 और 9/5, ये इस वजह से निकाला था कि जो आपने समस्याओं का फॉर्मेशन जो किया था उसके अंदर आपको 2 रेखाएं मिली थी, एक कौन कौन सी 2x प्लस 4y बराबर 16 और दूसरी मिली थी 6x प्लस 2y बराबर 30। तो अब यहाँ पे कोई ना कोई सुसंगत क्षेत्र आपको मिलेगा, जो जितने भी सुसंगत हल है वो उन सुसंगत हलों में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके ऊपर वो मैक्सिमम मान देगा। तो आपने पहले इसको ड्रॉ किया 2x प्लस 4y बराबर 16, किस तरह से ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, x को 0 पुट करेंगे तो y का मान कितना आएगा 4, यानी x कितना है 0 और y का मान कितना है 4, तो एक पॉइंट हो गया आपका ये वाला। दूसरे में क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x का मान कितना आएगा 8, तो y को 0 पुट किया और x का मान आया आपके पास 8। तो इस तरह से आपको ये 2 पॉइंट मिल गए। जब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी, और ये लाइन कौन सी है आपकी 2x प्लस 4y बराबर 16। दूसरे में चेक करेंगे आपके पास 6x प्लस 2y बराबर 30, तरीका वही है आपका, x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो y कितना मिल जाएगा आपको 15 मिल जाएगा, तो 0 और 15 कहां पे होगा, ये यहां पे। दूसरी वाली कंडीशन, y को इस बार 0 पुट करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा आपको 5, ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया, इस लाइन को ड्रॉ किया। जब आपने देखा कि लाइन से ये दोनों लाइन एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आप ये दोनों इंटरसेक्शन कर रही है, तो जब दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेदन कर रही है तो वो भी कोई ना कोई पॉइंट तो होगा। और साथ ही आपने क्या कहा, इसका रीजन भी देखा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये वाली चीज भी क्या होगी आपकी, ये वाला एरिया होगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला एरिया होगा। और इन रेखाओं से भी परिबद्ध क्षेत्र देखना पड़ेगा, तो वो परिबद्ध क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला। तो इस पॉइंट को जरूरत पड़ेगी, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जब इन दोनों रेखाओं से आपने कैलकुलेट करके जो पॉइंट निकाले थे वो कौन कौन से पॉइंट थे आपके 22/5 और एंड 9/5, 22/5 और 9/5। अब जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं इस रीजन के अंतर्गत, उन पॉइंट्स को जब आप मैक्सिमम जेड यानी उद्देश्य फलन यानी अधिकतम लाभ वाले
जो पहली इक्वेशन थी उसमें जब रख के देखेंगे, इस वाली इक्वेशन में जब आप सारे पॉइंट्स को रखकर देखेंगे, जो भी उस परिबद्ध क्षेत्र के सुसंगत क्षेत्र के पॉइंट्स हैं, सुसंगत हल है, उनमें रख के देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, यानी 22/5 पे और आपके 9/5 पे। तो सबसे ज्यादा अधिकतम लाभ किस में मिलेगा? आपका सुसंगत हल क्षेत्र OABC है, जो O00, A50, B 22/5 और 9/5 तथा C04 से परिबद्ध है। और उन्हीं में से आप देख लें कि सबसे ज्यादा मान किस पे आपको मिल रहा है। कोणीय बिंदु z = 3x + y, आपने इसको चेक करा, चेक करके देखा कि आपने 22.5 सबसे ज्यादा उसके ऊपर मिल रहा है अधिकतम। इसका मतलब जो अधिकतम लाभ है 22.5 तथा इसके लिए जो पॉइंट है वो किस पॉइंट पे मिलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर मिल रहा है यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x = a cos θ + b sin θ, y = a sin θ - b cos θ, तब सिद्ध कीजिए y² y2 - x y1 + y = 0। अब आप क्या करेंगे? आपको प्रूव करना है, ये वाली इक्वेशन को प्रूव करना है और आपको x और y के मान दिए गए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? x² + y² करेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू आपको दी गई है। इसका मतलब क्या है आपके पास कि x² और y² का जब करेंगे आप तो a cos θ + b sin θ का होल स्क्वायर होगा प्लस a sin θ - b cos θ का होल स्क्वायर होगा। इसको ओपन करेंगे, a² cos² θ प्लस b² sin² θ प्लस 2ab sin θ cos θ प्लस a² sin² θ प्लस b² cos² θ माइनस 2ab sin θ cos θ। ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और a² वाली टर्म एक जगह ले लेंगे और b² वाली टर्म एक जगह ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका a² प्लस b²। जैसे ही आपके पास a² प्लस b² हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास अब x² प्लस y² की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? a² प्लस b² के बराबर आ गई। आपने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब आप इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। जब आपने इसका डिफरेंशियल किया तो क्या मिला आपको? 2x प्लस 2y dy/dx, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बराबर ये कांस्टेंट टर्म थी तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। अगेन आपने इसका क्या किया? डिफरेंशिएशन करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 2y y1। क्यों लिखा dy/dx? पहली बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, इस वजह से इसको नाम दे दिया y1। अब आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से कि 2x को उठा के आप इधर ले गए तो 2y y1 बराबर माइनस का 2x। यहाँ से y1 की वैल्यू आपने निकाली, वो कितनी आ गई? -x/y। अब y2 की वैल्यू, यानी जो y1 निकला था आपके पास माइनस का x/y, आपने उसका फिर से डिफरेंशियल किया तो वो कितनी बार हो गया? डबल टाइम हो गया, तो वो उसको हमने नाम दे दिया y2। और उससे जो वैल्यू आई है आपकी y माइनस xy1/y²। और इसको निकालने का जो तरीका है वो किस तरह से निकालेंगे आप? आपने क्या किया? ये हो गया आपका d2y/dx² जो पहले आपका था, और आपने किसकी वैल्यू निकाली थी? -x/y की, d माइनस x/y/dx। इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि जो नीचे वाला जो पार्ट है आपका डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर होगा तो वो y² हो गया। फिर आप क्या करेंगे? जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रखेंगे और उसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप क्या, न्यूमरेटर का जो पार्ट है उसको क्या करेंगे? आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पे वो कितना हो जाएगा? dx/dx। फिर क्या करेंगे? दोनों के बीच में माइनस करेंगे। इस अब की बार क्या करेंगे? आप x को एज इट इज रखेंगे, यानी न्यूमरेटर वाले पार्ट को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। वो क्या था आपके पास? y था, तो यहाँ क्या y1 क्या था आपका? dy/dx। उसको आपने y1 लिख दिया। अब क्या करना है? y माइनस x/y1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? जस्ट पहले इक्वेशन के अंदर -x/y/y²। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 बराबर -y प्लस x² y² y2 बराबर -y² प्लस x² y³। इस तरह से आपने किया समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन। अब आपने इसको और सिंप्लीफाई किया तो y² माइनस y² प्लस x² y³ माइनस x/y प्लस y। 1/y को आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपके पास? माइनस का y² प्लस x² माइनस x² प्लस y²। और यहाँ पे ये देखेंगे आप -y² से -y² कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, और जो अल्टीमेटली जो आंसर है वो 0 है। तो ये किस तरह से आया आपके पास? अगर आप ध्यान से देखो कि आपको कुछ x और y की वैल्यूज दी गई थी, उन x और y की वैल्यूज का यूज करते हुए आपको एक इक्वेशन दी गई थी और उस इक्वेशन को आपको क्या करना था? सिद्ध करना था।
तो उन x और y की वैल्यूज का आपने स्क्वायर करके यूज करके उनके अंदर क्या किया, आपने y1 y2 की वैल्यू निकाली और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको इक्वेशन को आपने सेटिस्फाइड किया और वो इक्वेशन किसके बराबर आई, आपकी 0 के बराबर आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रल से है और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दे रखा है और देखिए सबसे पहले आप गिवन जो आपको इंटीग्रेशन है वो आप लिखेंगे। अब क्या किया आपने, जो निश्चित समाकलन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को आप यूज करते हैं। तो जैसे 0 से π/2 आपको दे रखा है तो आपने क्या किया, sin स्क्वायर π/2 माइनस x किया अपॉन sin π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो वो देखें यहाँ पे। नेक्स्ट यही जो प्रॉपर्टी है आपकी 0 to a f x dx बराबर 0 to a f of a माइनस एक्स dx। नेक्स्ट देखते हैं, तो वो जो चीज है वो किस तरह से कन्वर्ट हुई आपकी 0 से π/2 यानी sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। तो वही चीज हो रही है cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब i पहले से था आपके पास, जो फर्स्ट वाला आपने क्या माना था, इसको i माना था, ये भी i था आपका और इसको वापस आपने प्रॉपर्टी लगाई थी और ये भी क्या था आपके पास i था। अब क्या किया आपने, दोनों i को ऐड कर दिया, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। तो वो कितना हो गया 2i। जब आपने दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या आया, sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x। ये चीज आई आपके पास। आपको पता है कि साइन, जब आपने इसका एलसीएम लिया तो आपको पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 होती है। बस आपने यहां से वही चीज करी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 और नीचे क्या आ रहा है आपके 1 अपॉन sin x प्लस cos x। 2i बराबर 0 to π/2 1 अपॉन sin x प्लस cos x dx 0 to π/2। अब आपने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखें, आपने इसको फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला tan की फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। tan की फॉर्म के अंदर sin x और cos x के आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से 2i 0 से π/2 और यहाँ से 2 tan x/2 प्लस आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आपका कॉमन आ गया, बाहर निकाल लेंगे आप इसको और यहाँ अंदर मिलेगा आपको 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। इसको और सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 की वैल्यू होती है आपकी sec स्क्वायर x/2 और नीचे जो आपको मिल रहा है 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब tan x/2 को आपने क्या किया, z के बराबर पुट किया तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, sec स्क्वायर x/2 1/2 dx बराबर dz। डिफरेंशिएशन किया इसका, जब डिफरेंशिएशन कर दिया तो sec स्क्वायर x/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2dz। अब क्योंकि ये आपका क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसके अंदर लिमिट्स भी है, तो जैसे ही आपने कोई सब्स्टिट्यूशन किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट किस प्रकार से चेंज हुई आपकी कि जब x बराबर 0 था तब z बराबर tan 0 अर्थात 0 और जब x बराबर π/2 है तो z बराबर कितना हो जाएगा tan π/4 बराबर 1। देखिए कंपैरिजन कीजिए सेम उसी तरह से। अब समीकरण 3 से क्या किया आपने, 2i बराबर उसमें सब्स्टिट्यूट करी लिमिट वगैरह 0 to 1 2dz अपॉन 2z प्लस 1 माइनस का z स्क्वायर 2i बराबर 2 0 से 1। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। जिस पूर्ण वर्ग की हमने बात करी थी उस पूर्ण वर्ग का यूज हमने यहाँ पे भी किया है, तो वही उसी कंडीशन को हमने फिर से यहाँ पे अप्लाई किया और ये जो कंडीशन हमारी वो कुछ इस तरह की है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वाली कंडीशन है और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सिंस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो वही चीज है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं 2 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग रूट 2 प्लस जेड माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस जेड प्लस 1 0 to 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2i बराबर 1 अपॉन रूट 2 लॉग रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस लॉग रूट 2 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 0 प्लस 1। और सिंप्लीफाई किया 2i बराबर 1 अपॉन रूट 2 लॉग रूट 2 अपॉन रूट 2
माइनस लॉग रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू प्लस 1। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? लॉग 1 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 0 के बराबर, और यहाँ पे माइनस लॉग रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू प्लस 1। इस तरह से जो हमारे पास इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी हमारी, इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगी इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हम। रैशनलाइज करने पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 1, और अगेन सिंप्लीफाई करने पर 1 अपॉन रूट टू लॉग रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2i बराबर माइनस 2 अपॉन रूट टू लॉग रूट टू माइनस 1, i बराबर माइनस 2 अपॉन रूट टू डॉट 2 लॉग रूट टू माइनस 1, i बराबर माइनस 1 अपॉन रूट टू लॉग 1 अपॉन रूट टू प्लस 1, i बराबर 1 अपॉन रूट टू लॉग रूट टू प्लस 1, क्योंकि log 1 अपॉन x बराबर माइनस का log x। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर को हल कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका और वाला कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx माइनस वाई टेन एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स को हल कीजिए। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सबके अकॉर्डिंग है। तो दिया गया है dy अपॉन dx बराबर 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, होमोजीनियस है, समघात है, तो जाहिर सी बात है इसका एक प्रॉपर मेथड है, हम उसको यूज करेंगे। और उसमें क्या करते हैं, हम y को vx के बराबर पुट करते हैं। जैसे ही आपने y को vx के बराबर पुट किया तो आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, और वो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी आपके पास, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये आपकी वैल्यू होगी। अब जो आपके पास इक्वेशन है उसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करें। समीकरण 2 तथा 3 से y तथा dy अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा आपके पास, v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर 3x ब्रैकेट vx प्लस vx का होल स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर v प्लस v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। आप इसको और अगेन सिंप्लीफाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास x स्क्वायर 3v प्लस v स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, और ये एज इट इज चलेगा इधर की तरफ। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया आपने तो आपके पास जो मिला x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये अंदर वाली चीज आई 3v प्लस v स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ से क्या किया, v को उठा के आप इधर ले गए। जब आप v को उठा के इधर ले गए तो आपके पास इधर क्या बच गया, x dv अपॉन dx बराबर 3v प्लस v स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का v। अब यहाँ से देखेंगे जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो x dv अपॉन dx ये कैंसिल हो गया 3v माइनस 3v के साथ, और ये बचा आपके पास v स्क्वायर अपॉन 3। अब x की जो टर्म्स है वो उनको एक तरफ, और जो v की टर्म है उनको आप एक तरफ करेंगे। तो जब आपने टर्म जब पृथक्करण कर लिया यानी वेरिएबल सेपरेशन कर लिया तो dv अपॉन v स्क्वायर बराबर dx अपॉन 3x। समाकलन करने पर आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x। अब इसको समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा v की पावर माइनस 2 dv, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 प्लस c, कुछ इसी तरह से होगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन v, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन v। अब देखिए माइनस का 1 अपॉन v बराबर यहाँ पे ये क्या है आपके पास 1 अपॉन 3 dx x, और ये किसकी वैल्यू होती है, log x की वैल्यू होती है। तो 1 अपॉन 3 log x प्लस c, और v की वैल्यू कितनी पुट कीजिए यहाँ पे कि माइनस 1 अपॉन y अपॉन x, क्योंकि शुरुआत में आपने क्या माना था, y बराबर vx यही माना था। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, y अपॉन x, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू पुट करें आप यहाँ पे। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिला, माइनस का x अपॉन y बराबर 1 अपॉन 3 log x प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। और वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और वाले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, dy अपॉन dx माइनस का y tan x बराबर माइनस का y स्क्वायर sec x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन दी गई है हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये होती है हमारी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसका कंपैरिजन करते हैं। तो वो इक्वेशन किस तरह से होती है हमारे पास, वो होती है dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर q, y की पावर x बोल दीजिए या y की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि p ऑफ x, p जो है फंक्शन होगा x का, और जो हमारे पास q जो फंक्शन होगा वो भी किसका होगा, x का। दोनों किसके फंक्शन है, हमारे x के फंक्शन है। तो इससे कंपैरिजन करेंगे, dy अपॉन dx की जगह dy अपॉन dx है, p की जगह हमारे पास tan x है, y एज इट इज है, q
q की जगह हमारे पास sec स्क्वायर x है और y की पावर n की जगह हमारे पास है, सॉरी ये माइनस भी sec x के साथ आएगा और y की पावर n की जगह हमारे पास है y स्क्वायर। तो इससे कंपैरिजन हो गया। अब इसका बर्नौली को सॉल्व करने का जो मेथड है वो इस तरह से है कि हम जो भी हमारे पास इधर qx के साथ जो y स्क्वायर या जो y की पावर n जो टर्म है उसका डिवाइडेशन कर देंगे हम, ठीक है, और हमको अल्टीमेटली इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। आपने क्या किया, माइनस का वाई स्क्वायर से आपने इधर डिवाइडेशन कर दिया, तो आपको क्या मिला, माइनस का 1/y स्क्वायर डिवाइड अपॉन dx प्लस 1/y tan x बराबर sec x। और आपको कौन से टर्म के अंदर v के इक्वल पुट करना है, क्योंकि आपको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो px यानी px जो है उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा उसको आपको v के बराबर पुट करना है। तो आपने पुट किया 1/y बराबर v। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 1/y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx, जो कि आपकी फर्स्ट टर्म है पिछली वाली इक्वेशन के अंदर। तो आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dv अपॉन dx प्लस v tan x बराबर sec x, और ये किसके बराबर है, p बराबर tan x। वही डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है आपके पास, dy अपॉन dx, स्टैंडर्ड जो होता है इसका रूप वो होता है p ऑफ x y बराबर q ऑफ x। कंपैरिजन कीजिए क्या वाकई में ऐसा है, वही dv, यहाँ पे y था यहाँ पे v है, dv अपॉन dx प्लस tan x किस क्या है, फंक्शन ऑफ x, और v क्या है आपके पास, यहाँ पे v है वहां पे y है, कंपैरिजन से देखें, और ये है q ऑफ x, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से देखेंगे p बराबर tan x, p बराबर tan x और q बराबर क्या है आपके पास, sec x है। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे हम IF कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx, और p का मान क्या है यहाँ पे, tan x dx, और tan x का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर, e की पावर log sec x, और e की पावर log sec x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, sec x, ठीक है। तो वो वैल्यू आ गई आपके पास IF की। अतः समीकरण 5 का हल क्या होगा, v डॉट sec x, यानी कि या फिर हम ये कहें ये जो इसका फॉर्मूला होता है y डॉट IF, y की जगह क्या है आपके पास v है, और qx IF dx प्लस c। अब देखिए इसके कंपैरिजन करेंगे इस वाली इक्वेशन से, तो y की जगह v है, IF की जगह sec x है, q ऑफ x की जगह हमारे पास है sec x, और IF की जगह भी क्या था, sec x, तो sec स्क्वायर x dx हो गया। और इसका अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिलता है, v डॉट sec x प्लस tan x, ठीक है। अब इसका v का मान रख देंगे तो 1/y, और sec x को हम इसके डिवाइडेशन में ले जाएंगे, tan x अपॉन sec x प्लस c अपॉन sec x, और अल्टीमेटली जो आंसर हमारे पास आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 1/y बराबर sin x प्लस c cos x। इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, एक रेखा का कार्तीय समीकरण 6x माइनस 2 बराबर 3y प्लस 1 बराबर 2z माइनस 2 है। एक रेखा दी गई है आपको इस तरह से, और बोला गया है कि रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, और दूसरा पूछा गया है उस रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 - 1 1 से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर है। अब यहाँ देखें आपके पास जो रेखा है, सबसे पहले आप उस रेखा के कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात। सबसे पहले आप इसको सममित रूप में कन्वर्ट कीजिए, और सममित रूप में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे आप, 6x माइनस 2 3y प्लस 1 बराबर 2z माइनस 2 है। आप इसमें से कॉमन निकालें, कॉमन निकालने पर आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1/3, 3 को कॉमन निकाला तो y माइनस 1/3, 2 को कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, z माइनस 1। अब क्या किया आपने, x माइनस 1/3 जो कॉमन था उसको क्या किया, नीचे इसके नीचे ले आए तो वो होगा 1/6, y प्लस 1/3 अपॉन 1/3 बराबर 2z माइनस 1 अपॉन 1/2, इस तरह से। तो यहाँ पे जो 1/3 ये 1/3 और ये 1 है, ये क्या है, ये बेसिकली वो पॉइंट है जिनसे रेखा गुजर रही है। और 1/6 1/3 1/2 का जब आप इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 2 3, तो और ये जो होंगे आपके ये होंगे ABC, यानी कि उस रेखा के दिक् अनुपात। तो समीकरण एक इस रेखा का समीकरण है जो कि 1/3 माइनस 1/3 और 1 से गुजरती है, और उस रेखा के दिक् अनुपात है आपके पास 1 2 और 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका वो क्या था कि दी गई रेखा के समांतर दिक् अनुपात।
हमें पता है कि जो समांतर रेखा है उनके दिक् अनुपात समान होते हैं, तो वो भी कितने होंगे 1 2 3 होंगे। अब इस रेखा का समीकरण जो 2 -1 -1 से गुजरती है और वो रेखा फर्स्ट के समांतर है, तो अब उस रेखा का हम समीकरण लिखते हैं जो कि बिंदु 2 -1 -1 से गुजरेगी और उस फर्स्ट रेखा के समांतर है। तो मैंने बताया था कि जो सम्मित रूप में आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2 -1 -1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x - 2 y - 1 और z + 1, और वो चूंकि वो रेखा समीकरण फर्स्ट वाली रेखा के समांतर आते हैं उनके दिक् अनुपात भी समान होंगे, तो 1 2 3। सदिश रूप में आप किस प्रकार लिखेंगे, x - 2/1 बराबर y + 1/2 बराबर z + 1/3 को किसके बराबर आपने रखा, लैम्डा के बराबर रखा। यहां से आपने क्या किया, x की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में निकाली, x बराबर 2 + लैम्डा, y बराबर लैम्डा के इक्वल में लेते जाएंगे, यहाँ से x y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x बराबर 2 + लैम्डा, y बराबर 2 लैम्डा - 1, z बराबर 3 लैम्डा - 1। माना कि अब इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु p x y z है जिसकी स्थिति सदिश r वेक्टर है, तो r वेक्टर का जो आपका इक्वेशन होगा वो क्या होगा, r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और r वेक्टर आपने x की वैल्यू निकाली थी 2 + लैम्डा, y की वैल्यू निकाली थी 2 लैम्डा - 1 और z की वैल्यू निकाली थी आपने 3 लैम्डा - 1। उस वैल्यूज को आप यहाँ पुट कीजिए और आपके पास r वेक्टर की सदिश की स्थिति आपको सामने होगी। r वेक्टर किस तरह से आपके पास 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये वही क्वेश्चन है जो आपने अभी आपसे पूछा गया था उस सदिश के बारे में जो कि उस रेखा के समांतर है। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं, एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल रंग की है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को 6 बार उछाला गया है, यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तथ्यतः 5 सफलताएं, कम से कम 5 सफलताएं और अधिकतम 5 सफलताएं। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें, यानी टोटल कितनी गेंदें हैं आपके पास, 10 गेंदें, और उसमें से क्या क्या बोला गया है कि एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का यादृच्छिक चयन किया जाता है। बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है, यानी सेकंड नंबर की जो गेंद है वो लाल रंग की प्राप्त होती है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल रंग की है। यानी कि उसने क्या कहा है कि पहली वाली भी अगर लाल रंग की है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुल गेंदें हैं आपके पास 10, उनमें से 3 लाल है और 7 कितनी है, काली है। अब पहली घटना क्या है कि माना कि E1 बराबर प्रथम चयनित गेंद के लाल होने की घटना, उसको हमने क्या माना है, E1 माना है। E2 क्या है, हो सकता है प्रथम चयनित गेंद काली हो तो उसकी दूसरी घटना होगी हमारी प्रथम चयनित गेंद की काली होने की घटना। A क्या है, द्वितीय चयनित गेंद के लाल होने की घटना। अब P of E1 कितना हो जाएगा, 3/10। P of E1 प्रथम चयनित गेंद के लाल होने की घटना, यानी किसमें से कितनी गेंदों में कितनी टोटल गेंद कितनी है, 10, उनमें से 3/10 लाल होने की। P of E2 बराबर 7/10 काली होने की। ठीक है। अब P of A upon E1 बराबर 2/9। 2/9 क्यों किया गया है, एक तो दूसरी गेंद निकल रही है, दूसरी गेंद बिना प्रतिस्थापन के निकाली गई है, यानी उसमें कोई गेंद रखी नहीं गई है और आप दूसरे नंबर की गेंद की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब उसमें कितनी गेंद, एक तो निकल चुकी है, बची कितनी, 9। ठीक है। इसी तरह से P of A upon E2 की बात करते हैं तो द्वितीय गेंद के लाल होने की प्रायिकता कितनी है जबकि प्रथम गेंद काली है, तो वो कितनी होगी आपके पास, 3/9। अब इसको किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमको वो घटना पता करनी है जो द्वितीय गेंद के लाल होने की घटना हमको देखनी है, तो यहां से हम इसको बेंच प्रमेय से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P of E1 upon A बराबर P of E1 डॉट P of A upon E1 अपॉन P of E1 डॉट P of A upon E1 प्लस P of E2 डॉट P of A upon E2। ये सारी वैल्यूज हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, उन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कीजिए, 3/10 इंटू 2/9 अपॉन 3/10 इंटू 2/9 प्लस 7/10 इंटू 3/9। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपके पास P of E1 अपॉन A कितना आएगा, 2/9। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, उसी को हम देखते हैं एक बार कि मान लिया कि एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता P है।
यानी पासे के ऊपर या तो ऑड आएगा या इवन नंबर आएगा। तो प्रायिकता कितनी बताइए, p है, तो p कितना हो जाएगा आपके 1/2, और जो q है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/2 बराबर वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2। माना कि x बराबर परीक्षण में सफलताओं की संख्या, और ये मान लीजिए हमारे पास जो बर्नौली फॉर्मूला है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो परीक्षण में सफलताओं की संख्या कितनी है, n बराबर 6, p का मान कितना है 1/2, q का मान कितना है 1/2। जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई किया, टोटल सफलताएं कितनी है 6 है, और 6 1/2 की पावर r यानी p की पावर r, q की पावर 6 माइनस r यानी कि 1/2 की पावर 6 माइनस r। तो 6 1/2 6, यानी कि एग्जैक्टली हमको पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक पासे को 6 बार उछाला गया यानी 6 टाइम्स उछाला गया। यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्नलिखित प्रायिकता क्या होगी। यानी कि हमको कितनी तथ्य थे 5 सफलता, यानी पहला क्वेश्चन कितना है हमारा, तथ्य थे 5 सफलताएं हमको ज्ञात करनी है। तो हमारे जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा हमारा 6 1/2 6। तथ्य थे 5 सफलताएं हम किस प्रकार से निकालेंगे, 6c5 1/2 की पावर 6। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली हमको 5 जो सफलताएं हैं वो निकालनी है, तो वो कितना हो जाएगा 3/32। उसके बाद है कम से कम 5 सफलताएं, यानी x का मान जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वो कम से कम 5 देखेंगे। तो 6c5 1/2 की पावर 6 और प्लस 6c6 1/2 की पावर 6, यानी कम से कम 5 सफलताएं तो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। और जबकि टोटल कितनी बार उसको उछाला गया है, 6 बार उछाला गया है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी 6, लास्ट वाली तो होगी 6 1/2 की पावर 6, तो उसको इसमें ऐड किया गया है। पर कम से कम 5 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा को आप इसमें कैलकुलेट भी करेंगे, और वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी, 6 टाइम उछाला है तो वो ऐड हुआ है इसके अंदर। बस इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमको क्या मिलेगा 7/64। सेकंड में देखेंगे P अधिकतम 5 सफलताएं, यानी कि अधिकतम ही कितनी होनी चाहिए 5 सफलताएं होनी चाहिए, जबकि उछाला कितनी बार गया है 6 टाइम उछाला गया है। तो P ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो अधिकतम के लिए देखेंगे 1 माइनस p x बराबर 6, यानी कि जो लास्ट वाला है, यानी लास्ट वाला है उसको घटा दीजिए इसके अंदर, तो अधिकतम कितनी हो जाएगी 5 सफलता मिल जाएगी आपको। टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या हो रहता है मान 1 रहता है, 1 में से उसको लास्ट वाले को आप घटाएंगे तो कितनी रह जाएगी 1 माइनस 1/64 बराबर 63/64। इस तरह से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।